बहुत बहुत स्वागत है आप सबके फिर से एक बार अपने चैनल में आर्ट फाउंड्री। मैं राजकुमार वर्मा। चलिए दोस्तों, हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स का ये सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा हुआ था दो ध्रुवीयता की चुनौती, गुटनिरपेक्षता। उस वीडियो में हमने बताया था कि दो महाशक्तियाँ पहले से थी और एक तीसरा गुट शामिल होकर के आता है एक नए अस्तित्व में, जिसे हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते थे। और ये गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नेम ने किस प्रकार से ये दोनों महाशक्तियों को चुनौती दिया था, हमने इस वीडियो को पढ़ाया हुआ था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो जो वीडियो आप पढ़ रहे हैं उसके नीचे एक लिंक दी गई है, उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा वो वीडियो आपको सामने आ जाएगी। देखिए दोस्तों, जब तक हम पिछले वाला वीडियो को नहीं देख पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, तब तक अगला वाला जो वीडियो होती है वो उससे रिलेट नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो टॉपिक हमको समझ में नहीं आती है। सो आप पिछले वाला वीडियो को कवर करते हुए आइए। और वो जो वीडियो होगी हमने बहुत कम समय के लिए बनाया हुआ, ये नहीं कि हमने 1 घंटे के लिए बना दिया और आप पढ़ने में बोर हो जाएं। हमने वैसा नहीं किया हुआ है, कम समय के लिए वो एपिसोड डाला हुआ है ताकि आप कम समय में पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, टॉपिक को सबसे पहले कवर करना है तो ये ध्यान देने की जरूरत है, नव मतलब होता है नया, न्यू। नव का मतलब क्या होता है, न्यू। और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब समझते हैं कि पूरे वैश्विक लेवल पर जो अर्थव्यवस्था की धारणा कैसे प्रस्तुत किया गया और ये किससे संबंधित था, इस चीजों को हम लोग कवर करेंगे। समझ पा रहे हैं? नव मतलब नया और अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता है पूरे विश्व स्तर पर हम किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को लेकर के आते हैं, वह कैसी धारणा थी, वह किसके लिए थी, इस चीज को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये क्या है। ठीक है, हुआ क्या था दोस्तों कि जैसे ही दो महाशक्तियां सामने आई थी, उसके बाद से जो नेम के सदस्य हैं नॉन एलिगमेंट मूवमेंट, ठीक है, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये जब एक नए बैठक में शामिल होते हैं, उसके बाद से एक नया गुट का निर्माण करते हैं जिसके 5 संस्थापक सदस्य थे, जिसमें भारत भी सबसे आगे था। तो उसमें हमने ये देखा कि जितने भी ये देश थे वह सब कहाँ से थे, एशिया से थे, अफ्रीका से थे और लातिन अमेरिका से थे। और ये सबके सब गरीब थे, अल्प विकसित देश थे। अब इनके सामने एक चुनौती थी। चुनौती क्या थी कि ये तो एक नए गुट का निर्माण करनी है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, लेकिन इसके पास सबसे बड़ी जो समस्या थी वह क्या थी कि दोनों महादेशों के बीच में मध्यस्थता करना। ठीक है, उसके साथ साथ अपने भी जो गुट है उसकी देखरेख करना। ठीक है, पहला कंडीशन हमने बता दिया कि दोनों महादेश अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में मध्यस्थता कराना। ठीक है, ताकि झगड़ा नहीं हो उन दोनों के बीच में, फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर की समस्या ना आए, तो बीच बीच में उनके लगातार सेटिंग कराना। दूसरा उनके सामने कंडीशन था कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। क्या करना? अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कारण कि अभी अभी आजाद हुए थे। ठीक है, उनके पास पैसे के अभाव थे, उनके पास आर्थिक कमी थी। जो उनके देश को मजबूत कर सके वही बैकबोन उनके पास नहीं था जिसके माध्यम से वह खड़ा हो सकती थी, अपने बिजनेस को संभाल सकती थी, अपने देश को आगे बढ़ा सकती थी। एक ये प्रॉब्लम था। तीसरा जो कंडीशन था इसके सामने वह था कि अपने देश को गरीबी से उबारना। ठीक है, आप देखिए इसमें कि मुख्य जो चुनौती थी क्या थी, सबसे पहले मध्यस्थता कराना, किसके बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। ठीक है, इसके बाद से अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था, ये था, और इसके बाद से देश को गरीबी से बचाना, उभारना था। ठीक है, ये तो था ही था। उसके बाद से इनके पास एक समस्या ये भी थी कि अभी अभी ये आजाद हुए थे। अगर वो अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक से नहीं संभाल पाते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर पाते हैं, देन जिस पश्चिमी देश के चंगुल से वो आजाद हुए थे, समझिए ध्यान से, जिस पश्चिमी देश के चंगुल से आजाद हुए थे, फिर मजबूरन उसी के शरण में जाना होगा। उनके सामने यही थी एक विकल्प कि अगर हम अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे तो हमको अर्थव्यवस्था के लिए किसी पर निर्भर रहना पड़ेगा।
जरा सोचो, अगर आप पैसा नहीं कमाते हैं और पैसा जब नहीं कमाते हैं तो अब पैसा के लिए किस पर निर्भर रहिएगा? अपने माता पिता पर, या जो कमाते हैं उस पर निर्भर रहिएगा। ठीक इसी प्रकार से जो चैलेंज उन लोगों के सामने आई थी, किसके लिए? अल्पविकसित देशों के लिए, कि अगर इनके पास अर्थव्यवस्था की कमी होगी, अपने देश की अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाएंगे, देन इनको किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? पश्चिमी देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा, विकसित देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है, पश्चिमी देशों पर जब इनकी निर्भरता बन जाएगी तो हो सकता है कि फिर वह गुलाम बन जाए। जब गुलाम बन जाएंगे तो जो स्थिति पहले थी वहीं अभी होगी। ठीक है, तो इस अर्थव्यवस्था की धारणा ने पूरे विश्व के सामने एक नई अर्थव्यवस्था से संबंधित धारणा प्रस्तुत कर दी। ठीक से बात को समझना, कवर करना है। ठीक है, कि जितने भी जो अल्प विकसित देश थे, नैम के सदस्य देश थे, उनके सामने अर्थव्यवस्था से संबंधित, क्योंकि उनके अपने देशों को संभालना था, अपने देश को मजबूत करना था, इसी अर्थव्यवस्था से संबंधित पूरे विश्व लेवल पर एक धारणा को प्रस्तुत की गई, जिसे क्या कहा गया? नौ अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की धारणा। क्या कहा गया? नौ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि नौ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अर्थव्यवस्था की धारणा से आप क्या समझते हैं? इसे परिभाषित करें, या इसे क्या कहते हैं, आप के सामने ये प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि इसी समझ ने क्या किया? नौ अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की धारणा को प्रस्तुत किया, जिसे हम नौ अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की धारणा कहते हैं। ये नया आया था, नया पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये नया आया था। किसके लिए आया था? अल्प विकसित देशों के लिए, जो नेम के सदस्य देश थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अल्प विकसित थे। किस किस महादेश संबंधित थे? ये थे एशिया, किससे संबंधित थे? अफ्रीका, और एक था लातिन अमेरिका। तो ये बहुत गरीब थे, अल्प विकसित थे, इसलिए इनके पास समस्या थी अपने देश को उभारने के लिए। तो इससे संबंधित हुआ क्या था कि 1972 ईस्वी में एक संस्था है जिसका नाम है अंकटाड। क्या नाम है? अंकटाड। उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक व्यापार प्रणाली से संबंधित एक रिपोर्ट पेश की। ठीक है, समझना ध्यान से। 1972 ईस्वी में अंकटाड ने वैश्विक व्यापार प्रणाली से संबंधित एक रिपोर्ट पेश की थी, और उस रिपोर्ट में उसने अल्प विकसित देशों को संभालने के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ उसने बातों को प्रस्तुत किया हुआ था। उस रिपोर्ट में कुछ बातों का जिक्र किया हुआ था, कैसे ये अल्प विकसित देश मजबूत बन सकेंगे। इससे संबंधित कुछ ये टॉपिक इस प्रकार रहे। ठीक है, क्या कि सबसे पहले अल्प विकसित जो देश हैं उनको अपने प्राकृतिक संसाधनों पे क्या करना पड़ेगा? नियंत्रण करना होगा। इसने तो पहले ये धारणा बताया कि सबसे पहले जो अल्प विकसित देश हैं उनके यहाँ जो प्राकृतिक संसाधन है, उस प्राकृतिक संसाधनों को उसको बहुत मजबूती से नियंत्रण रखना होगा। ठीक है, दूसरा उसका बात आगे बताया गया कि जितने भी अल्प विकसित हैं वह अपने उत्पाद को, किसको? अपने उत्पाद को पश्चिमी देशों के बाजारों में आसानी से बेच सकते हैं या बेच सकेंगे। दूसरा राय ये दिया गया अंकटाड के द्वारा। पहला जो दिया गया था कि ठीक है कि वह अपने जितने भी प्राकृतिक संसाधन उसको अपने मजबूती से नियंत्रण रखेंगे, और दूसरा इसमें बताया गया था कि जितने भी अल्प विकसित देश हैं, नेम के सदस्य देश हैं, वह अपने उत्पाद को पश्चिमी देशों के मार्केटों में बेच सकेंगे, ताकि उनको अधिक से अधिक फायदा हो, मुनाफा हो, ताकि अर्थव्यवस्था उनकी बढ़ सके। तीसरा रिपोर्ट ये कहा गया था कि जितने भी नेम के सदस्य देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, कोई भी सामान जो विकसित देशों से आयातित करते हैं, कोई भी सामान वहाँ पर जो बनी हुई है, जो उत्पाद है, उसको जब वहाँ पर मंगाएंगे अपने यहाँ, तो उस पर टैक्स कम लगाएगी। कि टैक्स किसके द्वारा कम लगाई जाएगी? पश्चिमी देशों के द्वारा। समझ में आ रहा है? जैसे मान के चलिए पश्चिमी देश का मतलब क्या समझते हैं? जैसे ब्रिटेन हो गया,
फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ये देशों से जब हम सामान मंगाते हैं ना अपने यहाँ इंडिया, तो वहां से जो उत्पाद आएगी या तैयार जो माल हम मंगाएंगे, तो वहां से जब सामान आएगा ना हमारे यहाँ, तो वो लोग उस सामान को वहां पर टैक्स कम लगाएंगे। टैक्स जब कम लगाएंगे तो हमारा बोझ कम पड़ेगा, और जब कम बोझ पड़ेगा तो हम सुधरेंगे, यानी हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। ठीक है, पश्चिमी देशों से आयातित उत्पाद या सामान पर टैक्स कम लगेगी। इसने रिपोर्ट पेश किया हुआ था, किसने? अंगटाड ने। ठीक है, और चौथा जो बात थी वह लास्ट में ये क्या थी कि जितने भी अल्प विकसित देश हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी अर्थव्यवस्था से संबंधित जो संस्थान हैं, फिर समझना ध्यान से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं उनमें अल्प विकसित देशों की भागीदारी को बढ़ाना होगा। ठीक है, क्या कर रहा है कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में इनकी भूमिका को बढ़ाना होगा, इनको रोल को बढ़ाना होगा, इनको शामिल करना होगा, ताकि जब ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जितने भी मजबूत देश हैं उनके साथ रहेंगे तो उनके दिमाग खुलेंगे, उनसे नए नए तरीके सीखेंगे और अपने देश को मजबूत कर सकते हैं और उनको राय दी जा सकती है। आपको ठीक से समझ में आ रहा है? तो हमने ये टॉपिक पढ़ा, क्या टॉपिक पढ़ा था? 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा से क्या आप समझते हैं, या 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा कैसे आई, इसका उल्लेख करें। इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, तो आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको नोट डाउन कीजिए और आसानी से उसको लिखिए। आप जब लिखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, पढ़ने में आप ठीक है, पढ़ने में ठीक है, लेकिन आप उसको नोट डाउन कीजिएगा तो और बेटर होगा। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि भारत और शीत युद्ध। क्या पढ़ेंगे? भारत और शीत युद्ध। तो दोस्तों हमने अभी हाल ही में क्या पढ़ा? 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का क्या बोलते हैं संरचना पढ़ा हमने। 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा को हमने पढ़ा अभी हाल ही में। उसके बाद से हम लोग एक नए टॉपिक पर पढ़ने जा रहे हैं, और ये नया टॉपिक क्या है? भारत और शीत युद्ध। ठीक है, इंडिया एंड कोल्ड वार। अब इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, और ये जो टॉपिक होगी वो आपके लिए VVI होगी। कारण ये कि इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, और ये इतने इम्पोर्टेंट है कि हर हमेशा आज भी ये मुद्दे आमतौर पर ज्वलंत होते रहते हैं और इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, भारत और शीत युद्ध। ठीक है, यानी भारत का शीत युद्ध में क्या भूमिका रही है, भारत शीत युद्ध में किस किस प्रकार का काम करते रहा है। ठीक है, और नेम के सदस्य होने के नाते उसने और क्या क्या किया हुआ है, अब इस चीज को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप जब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, इसको पॉज कीजिए, इस सारी चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, लिखिए, उसके बाद से तब फिर ओके कीजिए, उसके बाद से फिर पढ़ना शुरू कीजिए। इससे क्या होता है ना कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलता है। ठीक है, देखिए पढ़ाई में समय दीजिए, पढ़ाई में समय देना बहुत जरूरी है। ठीक है, इधर उधर मत ध्यान दीजिए, क्योंकि सावन का मौसम अब चढ़ने वाला है कुछ समय के बाद, तो आप लोग ऐसा नहीं कि सावने के मौसम में लगे रहिए, हाँ कि हमको बोल बम जाना है, समय नहीं है, वैसा नहीं। आपका स्टडी फर्स्ट ड्यूटी होना चाहिए, देन अदर। ठीक है, क्योंकि सावन का महीना हमेशा आते जाते रहेगा, हर साल आते जाएगा, लेकिन जो आप इंटर में पढ़ रहे हैं ये फिर एग्जाम देने वाले हैं, ये फिर नहीं आएगा। ठीक है, 2025 फिर कभी नहीं आएगा। सो आप पहले पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, देन अदर। ठीक है, सबसे होशियार व्यक्ति वही होता है जो सबसे पहले जो मुख्य काम होता है उस पर ध्यान देता है, तब दूसरे काम को ध्यान देता है। इसलिए समय निकालिए, तो समय अच्छे से निकालिए और अपने फ्यूचर के निकालिए। ठीक है, ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो सके।
हम आपका साथ दे रहे हैं, आप भी मेरा साथ दीजिए, देखिए क्या हो रहा है। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, ये विश्वास है मेरा, आपको भी विश्वास करना होगा। सो अब हम लोग स्टडी पे आते हैं। भारत और शीत युद्ध, इंडिया एंड कोल्ड वार। अरे बोलबम ठीक है, अभी रहने दीजिए, बोलबम अपने समय पर है। हम लोग देखेंगे कि भारत और शीत युद्ध, भारत ने शीत युद्ध में किस प्रकार की भूमिका निभाई है, सबसे पहले इस चीज को देखते हैं। ठीक है, देखिए हुआ क्या था कि 1961 ईस्वी में क्या हुआ था कि एक नए गुट का निर्माण हुआ था, जिसको हम गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। और जब गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं तो उस समय दो महाशक्तियां तो पहले थी, कौन कौन, अमेरिका और सोवियत संघ। तो इसके अलावा एक तीसरे गुट के रूप में जब ये आया तो कहीं ना कहीं भारत, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य होने के साथ साथ इसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक बहुत बड़ा कार्य आ गया था। और उस चुनौती को वह कैसे हैंडल करता है, इस चीज को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझ लिया, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे कह रहा है कि नेम में भारत की दोहरी भूमिका देखने के लिए मिली है। दोहरी भूमिका, अब थोड़ा सा इस बात को क्लियर करते हैं। दोहरी भूमिका का मतलब दो तरह की भूमिका, दो तरह की भूमिका मतलब समझ लीजिए, आप एक हैं और आप ही क्या कर रहे हैं, एक माता की भूमिका निभा रहे हैं और एक पिता की भूमिका निभा रहे हैं। ध्यान दीजिए, आप एक माता का भूमिका निभा रहे हैं और एक पिता की भूमिका निभा रहे हैं। तो यहाँ पर माता और पिता दो हो गए, तो इसको बोलते हैं दोहरी। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से भारत ने भी दोहरी भूमिका निभाई। क्या दोहरी भूमिका निभाई? तो सबसे पहले इसने महाशक्तियों को क्या किया, अलग थलग रखा। क्यों अलग थलग रखा? क्योंकि भारत जानता था कि किसी किसी क्षेत्र को लेकर के वह उलझ जाएंगे, और जब उलझ जाएंगे तो हो सकता है कि इसके उलझने के कारण पूरे विश्व फिर संकट में आ जाएंगे और हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए। और जब इस बार अगर थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो दो जो महायुद्ध हुए हैं उससे ये बहुत भयानक होगा, और इसके बाद से फिर जो गरीबी अर्थव्यवस्था उससे बाहर निकलने में बड़ा दिक्कतें होंगी। सो हमेशा इसके बीच क्या करते रहा, मध्यस्थता कराते रहा, इसके बीच संवाद कायम करते रखा, इसके बीच लचीला व्यवस्था बनाए रखा। ठीक है। दूसरा कि जो नवस्वतंत्र देश थे, नवस्वतंत्र देश का मतलब समझ लेना है ध्यान से, नेम के सदस्य देश जो अभी अभी आजाद हुए थे, क्योंकि 1950 के बाद से बहुत सारे सदस्य देश जो थे नेम के वो सब आजाद हुए, सबके सब गरीब, अर्थव्यवस्था में सबके सब फिसड्डी, सब बहुत कमजोर। आप समझ लीजिए कि फिसड्डी थे, कि कमजोर थे, कि जितने भी पश्चिमी देश के जो सदस्य देश थे, पश्चिमी देशों के, क्योंकि ये नवस्वतंत्र देश उनके गुलाम थे। जब गुलाम थे तो उन औपनिवेशिक देशों ने क्या किया, इनका भरपूर शोषण किया, हर मामले में शोषण किया, जिसके कारण जब ये उभरे ना, आजाद हुए, तो बहुत ज्यादा इनकी अर्थव्यवस्था कमजोर थी, उठ नहीं पाते थे, अपने देश को चला नहीं पाएंगे, इतनी ज्यादा इनके यहाँ कमियां देखने के लिए मिली। ठीक, तो हमने क्या कहा कि भारत की दोहरी भूमिका में पहले क्या थी कि दोनों महाशक्तियों को अलग थलग रखना, उनके बीच लचीला व्यवस्था रखना, उनके बीच संवाद कायम रखना, और उसके बाद से नवस्वतंत्र देश को महाशक्तियों को गुटों में जाने से बचाना। क्यों? क्योंकि ये दोनों महाशक्तियां अपना अलग अलग गुट बनाई हुई थी, अलग अलग समूह बनाई हुई थी, और सब बुला रहे थे। अमेरिका बुला रहा था, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, तो इधर से सोवियत संघ बुला रहा था, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, अरे हम तुमको संभाल लेंगे, आओ क्या चाहिए, आओ आओ। अमेरिका बुलाता, अरे तुमको क्या चाहिए, आओ आओ, ऐसे बुला रहा था, आप समझिए। और बीच में भारत था, तो भारत क्या कर रहा था कि नहीं जाओ, देखो ये सब वही लोग हैं जो हमें गुलाम बना कर रखे हुए थे, तुम किसके पास जाओगे। ऐसा वो बार बार उन्हें सांत्वना देता था, उन्हें रोकने का काम करता था कि फिर भूल करके ये काम नहीं करना। बड़ी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली हुई है, तो ये भी भारत का पास एक बहुत बड़ी चैलेंज था कि हम उसको रोकें। किसको रोकें? नवस्वतंत्र देशों को, क्योंकि सब गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे। तो आपको जाने से रोकना ये था। उसके अलावा भारत की नीति क्या थी, सबसे पहले इस चीज को कवर करते हैं। तो भारत की जो नीति थी वह न नकारात्मक थी और न निष्क्रियता की थी। भारत नेगेटिविटी को नहीं रखता था और न न्यूट्रलिटी को रखता था। ठीक है, इसका क्या मतलब है? भारत दोनों महाशक्तियां जब जाती थी ना, आपस में जब उलटती थी, तो उसने कभी भी नेगेटिविटी सोचा ही नहीं, यानी नकारात्मक भाव उसके मन में नहीं आया। ठीक है, क्या हुआ कि जब भी दो महाशक्तियां किसी क्षेत्र को लेकर उलझती थी तो भारत उनके बीच बचाव में जाता था, उनके बीच संवाद कायम रखता था,
उनके बीच मध्यस्थता रखता था। अरे यार देखो, लड़ाई में कुछ फायदा होने वाला नहीं है, नुकसान आप ही दोनों का होगा, जो आपके साथ सदस्य देश हैं उनका नुकसान उनका भी होगा। सो भारत हमेशा उनको अलग थलग, उनके साथ एकदम शानदार रुख बनाए रखा, नर्मलता का व्यवहार बनाए रखा, लचीलापन बनाए रखा और उनके बीच संवाद व्यवस्था बनाने की कोशिश करता रहा। ठीक है, ये नहीं कि तुम आपस में लड़ो, हम बैठे हुए हैं शांत हैं, जाओ जाओ सिर फोड़ दो दोनों एक दूसरे को, जाओ किसी को बम छोड़ दो, ऐसा तो था ही नहीं। ठीक है, तो भारत नकारात्मक भाव नहीं रखता था। और निष्क्रियता का मतलब ये होता है कि तुम आपस में लड़ते रहो, तुम कुछ भी करो, अमेरिका हमसे बोल रहा है चुप, सोवियत संघ हमसे बोल रहा है तो चुप, कोई देश बोल रहा है उस मामले में, लड़ाई के मामले में तो चुप। तो ये बोलते हैं निष्क्रियता, यानी तुम कुछ भी करो तो हम साइलेंट रहेंगे, हम तुम्हारे मुद्दों पर नहीं बोलेंगे। तो भारत ऐसा भी नहीं रहा। ठीक है, यानी भारत न नकारात्मक सोच रखा और न निष्क्रियता का, हमने तो आपको बता दिया। इसके अलावा भारत के पास मुख्य जो कार्य थी, ये मुख्य कार्य क्या थी? जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे थे उसको सुलझाना, उसके बीच संवाद कायम करना, उसके बीच मध्यस्थता कराना, ये भारत के पास मुख्य काम थे। किस समय? जब भारत शीत युद्ध के समय काम कर रहा था, उसने नए गुट बनाया हुआ था, गुट निरपेक्ष आंदोलन, उस समय अगुवा होने के नाते भारत के पास एक बहुत बड़ी चैलेंज हुआ करती थी, जो उसको बखूबी निभाया और इसे निभाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ठीक है, फिर समझ लीजिए कि भारत के सामने मुख्य कार्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दों को सुलझाना, उनके बीच संवाद कायम रखना, बातचीत को जारी रखना, उसके अलावा मध्यस्थता कराना, ये मुख्य कार्य रहा। इसके अलावा हम देखते हैं कि कौन से एग्जाम्पल है। तो भारत का जो काम है इसमें 1950 के दशक में जो कोरियाई युद्ध होता है, तो हमने आपको बताया था 1950 से लेकर के 53-54 तक चलता है ये युद्ध। तो उसमें भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? जा करके इसका बीच बचाव करते हैं और ये युद्ध रुक जाता है। तो हमने बताया था कि नॉर्थ वाला उत्तरी और साउथ वाला दक्षिणी, हमने बताया था ये कोरिया, ये आज भी वही प्रसंग चलता है। आप देखिएगा कि वहाँ का जो किम जोंग है किस प्रकार से तानाशाही व्यवस्था लाया हुआ है उत्तर कोरिया का, और नीचे वाला जो है वो अमेरिका के समर्थन में है। तो अभी भी ये मुद्दा बना हुआ है नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया को लेकर के। लेकिन 1950 में जब हुआ था तो भारत ने उसका बीच बचाव किया हुआ था। उसके बाद से अभी तक ये मुद्दा वहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे, हम जितना है उतना ही रहेंगे। उसके बाद से भारत ने के सदस्य देशों के साथ क्या किया? जब जब वह किसी मुद्दे को वह शांत कराने जाता था, मध्यस्थता कराने जाता था, तो क्या करता था भारत? उनको भी अपने साथ लेकर के चलता था। क्यों लेकर के चलता था? क्योंकि भारत खुद जब उसमें काम करेगा तो भारत का दिमाग उसमें काम करेगा, तो उसके अन्य जितने भी सदस्य हैं ये भी उन्हीं के साथ काम करेंगे। तो इससे क्या होता है कि उनके अंदर जो सोच चल रही थी, अलग होने का भाव चल रही थी कि हम अमेरिका में जाएं कि सोवियत संघ में जाएं, आकि नेम के सदस्य देशों में शामिल रहें, उनके अंदर जो ये भावना थी वह कभी आई ही नहीं। इसलिए भारत जो जो काम करते रहा अपने साथ इन सदस्यों के लेकर के भी ढोते रहा, ताकि न इनके मन में उस तरह के अलगाव का भाव आएंगे और ना ये अलग होंगे और हमारे साथ ही रहेंगे। हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मामले में भारत खुद मुद्दे को सुलझाता रहा और इनको भी साथ लेकर के, आप भी बोलो यार, केवल भारत जैसे हम भारत हैं, हम कहेंगे यार तुम भी बोलो यार, हम ही केवल बोलेंगे, तो वो लोग भी बोलता था। इससे क्या होता था? उनके मन से वो भाव हट जाता था और ये हमेशा साथ रहते थे। ठीक है, अब देखिए सकारात्मक प्रभाव क्या मिला हुआ है, भारत का सकारात्मक प्रभाव क्या रहा है। तो सकारात्मक प्रभाव में हम देखते हैं कि भारत नियम के हितों पर सबसे ज्यादा, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य देश थे उनके भलाई के लिए सबसे ज्यादा काम किया, सबसे ज्यादा सोचा, न कि महाशक्तियों के हितों पर ज्यादा ध्यान दिया। महाशक्तियों के भलाई के लिए काम नहीं किया, सबसे ज्यादा किसके ज्यादा काम किया? तो नेम के सदस्य देश के हितों पर, अपने गुट निरपेक्ष आंदोलन के जितने भी सदस्य थे उनके लिए ज्यादा काम किया। ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि अगर कोई महाशक्ति, ठीक है, महाशक्ति मतलब दो ही थी, एक अमेरिका था तो एक तरफ सोवियत संघ,
जरा इस बात को ध्यान दीजिए। जब सोवियत संघ, मान के चलिए ये हमारा इंडिया हो गया, प्यारा भारत इंडिया, जब अमेरिका इंडिया के पक्ष में ज्यादा स्ट्रिक्शन रखता था, ज्यादा शक्ति दिखाता था, ठीक है, तो इंडिया धीरे से सोवियत संघ की तरफ झुका दे देता था, झुक जाता था, तो इंडिया सोवियत संघ के साथ हो जाता था। जब क्या होता था कि सोवियत संघ इंडिया की तरफ शक्ति से रुख करता था, तो इंडिया धीरे से अमेरिका के पास सट जाता था। यानी जब जैसा तब तैसा, ये अपने आप को इंडिया लगातार इन दोनों के बीच में ये मध्यस्थता करते रहा, इनके साथ मिलता जुलता रहा, घुलते रहा। देखिए किस प्रकार से इंडिया खेल रहा है। अमेरिका जब शक्ति रुख दिखाता तो इंडिया धीरे से सोवियत संघ के पास चला जाता, सोवियत संघ दिखाता तो इंडिया अमेरिका के पास चला जाता। एक बच्चा क्या करता है, मम्मी ज्यादा जब डपट के बोलती है बच्चे को, तो बच्चा पापा के पास चला जाता है। पापा जब बोलते हैं बच्चे को, तो बच्चा कहाँ चला जाता है, मम्मी के पास चला जाता है। इसी तरह से इंडिया बच्चे के जैसे काम करता है। अगर दोनों जब शक्ति से रुख दिखाते थे तो इंडिया न्यूट्रल हो जाता था, लेकिन दोनों को सोचने के लिए मजबूर कर देता था। यानी दोनों ये महाशक्तियों को सोचने के लिए मजबूर कर देता था। किस बात को, कि आप ठीक है हमसे अलग रहो, देखते हैं कब तक। क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश था जो दोनों के बीच में मध्यस्थता कराने में, संवाद को कायम कराने में, ठीक है, इनके बीच में नॉर्मलता बनाने में, लचीलापन बनाने में, अच्छा वार्ताव को तैयार करने में इंडिया एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया हुआ था, जिसके कारण ये दोनों महादेश इससे ज्यादा समय तक अलग रह ही नहीं सकते थे। इसके बिना नहीं रह पा रहे थे, इंडिया के बिना। सो भारत इस बात को जानता था और इसलिए ये दोनों महादेश हमेशा भारत को अलग रह करके कभी सोचे ही नहीं। और भारत इस प्रकार से इन दोनों के बीच में आखिर से अंत तक, जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई तो उस समय से लेकर के 1991 तक लगातार ये इस काम को करते रहा। और अभी भी देखिएगा कि आज के संदर्भ में देखें तो अमेरिका और रूस के बीच में लगातार भारत यह एक बहुत अच्छे से लचीलापन रुख बनाकर रखता है। हम मानते हैं कि भारत का जो रुख है कहीं ना कहीं रूस के तरफ ज़्यादा है। ये शुरू से ही है, यह हमारा टॉपिक नहीं है, नहीं तो इस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं, लेकिन ये सच बात है कि भारत का रुख अमेरिका से ज़्यादा रूस की तरफ है। ये अलग मुद्दा है, हम लोग फिर कभी मौका मिलेगा तो चर्चा करेंगे। बट जो हमारा मुद्दा था हमने उस चीज़ को पढ़ लिया, समझ में आ रहा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि भारत और कोल्ड वार यानी शीत युद्ध के बारे में उल्लेख करें। भारत ने शीत युद्ध के दौरान किस प्रकार से प्रमुख भूमिका निभाई, उसके कार्यों की विवेचना करें। इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने ये पूछा हुआ था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठक कहाँ की गई थी, तो इसका सही आंसर है बेलग्रेड। 1961 में इसका स्थापना की गई थी। और आज का जो हमारा प्रश्न है वह यह है कि अंगटाड ने अपने वैश्विक व्यापार प्रणाली संबंधित रिपोर्ट कब पेश की थी। फिर ध्यान से समझ लीजिए कि अंगटाड ने वैश्विक व्यापार प्रणाली से संबंधित अपनी रिपोर्ट्स कब पेश की थी। हमें आपका उत्तर का इंतजार रहेगा, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। आई होप हम अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपने परिवार के साथ खुश रहिए और ठीक है बोलबम की तैयारी करते रहिए, लेकिन पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहिए। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।